मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्यरत हूँ। साथियों, मैं इस वीडियो में आपसे एमए 4th सेमेस्टर के पब्लिक फाइनेंस पेपर 3 के टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया भारत में कर सुधार पर चर्चा करूँगी। वैसे तो समय समय पर कई रूपों में करों में सुधार हुआ है। चूँकि आपके कोर्स में दो महत्वपूर्ण कमेटीज़ हैं, चेलैया कमेटी और केलकर कमेटी। दोनों ही कमेटियों का टैक्स रिफॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो के दो पार्ट होंगे, पहला चेलैया कमेटी और दूसरा केलकर कमेटी। तो चेलैया कमेटी पर पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पिछले 3 दशकों में विकसित और विकासशील देशों की कर व्यवस्था में हम देखते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रोफेसर बर्ड का भी कहना है, फिजिकल क्राइसिस हैज ऑफन प्रूव्ड टू बी द मदर ऑफ टैक्स रिफॉर्म। अर्थात राजकोषीय संकट ही कर सुधार की जननी प्रमाणित हुई है। तो राजकोषीय संकट जब जब आता है तब तब करों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। भुगतान शेष में असंतुलन अक्सर अनुपयुक्त राजकोषीय नीति से शुरू होता है और अब अधिकांश लोग ये भी मानने लग गए हैं कि सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर में कटौती के द्वारा ही राजकोषीय असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकता। तो समय समय पर चाहे विकसित राष्ट्र हो चाहे विकासशील राष्ट्र हो, दोनों ने करों में सुधार किया है। अनेक विकासशील देशों की एक कर व्यवस्था में विकृति पैदा हो गई, जिससे वितरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसीलिए कर व्यवस्था की फिर से संरचना की जरूरत पड़ी। 1980 के दशक में कोलंबिया, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, मोरक्को, जिम्बाब्वे, इन देशों ने कर में अपने सुधार किया। विकसित देशों में अमेरिका ने 1986 में भी बड़े पैमाने पर करों में सुधार किया था। तो इसके साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम देखते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सभी ने अपने टैक्स में रिफॉर्म किया, सुधार किया। तो भारत भी पीछे नहीं रहा। विकासशील देशों के कर सुधार के अनुभवों के आधार पर कर संरचना में अनेक दोष पाए गए और भारत में भी वो दोष मौजूद थे। हम देखेंगे, ये चार्ट देखिए आप, इसमें कुछ दोष मैंने दिखाए हैं, जैसे जटिलता। भारत में या विकासशील देशों में की कर व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी, जिससे कि कर प्रभावी प्रशासन कठिन हो गया था। कर का प्रभावी प्रशासन कठिन हो गया था। दूसरा है कि लोचहीनता। आर्थिक विकास तथा आर्थिक क्रियाओं के बदलते स्वरूप के अनुसार कर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होते हैं, तो परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। कुशलता में ह्रास। कर व्यवस्था में अनेक विकृतियों को जन्म दिया, जिनके कारण अकुशलता आ गई। दूसरी ओर सरकार राजस्व भी कम मात्रा में प्राप्त करती है, तो इसको रिफॉर्म करना, ये हमारी कर व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष दिखने लगा। असमानता। व्यक्ति या व्यवसायी जो समान आर्थिक स्थिति में है, एक साथ कर के मामले में असमान व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारी कर व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण दोष था। अनुचित थी। कर प्रशासन द्वारा कर को सभी पर समान ढंग से लगाया जाता था, बल्कि चयनात्मक रूप में लगाया जाना चाहिए था। प्रशासन उनकी तरफदारी करता था जो कर से बचने का प्रयास करते थे। तो ये हमारी कर प्रणाली के अनेक दोष पाए गए। इन दोषों को दूर करने के लिए जहाँ तक संभव हो, हमें कर में सुधार करने की बहुत आवश्यकता महसूस होने लगी। अधिकांश विकासशील देशों के सामने प्रायः एक ही तरह की राजकोषीय समस्याएं रहती थी। वे आयात करों पर अधिक निर्भर करते थे। इस निर्भरता के कारण इन देशों की दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता
क्या होती थी, घट जाती है। आय और निगम करों का आधार काफ़ी संकीर्ण था, क्योंकि कृषि आय तथा अनेक प्रकार की अन्य आय इन करों के दायरे से क्या थी, बाहर। और साथियों, विकासशील देशों में करों के द्वारा अनेक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की जाती है, जैसे अधिक राजस्व, औद्योगिक एवं क्षेत्रीय विकास, बचत, विनियोग, रोजगार तथा निर्यात प्रोत्साहन करों से अनेक प्रकार की छूट दी जाती है। इन सभी का परिणाम यह होता है कि देशों की कर प्रणाली एक राजस्व कुशल ढंग से वसूल नहीं कर पाती है तथा अर्थव्यवस्था में अनेक विकृतियां उत्पन्न कर देती हैं। कमजोर कर प्रशासन के कारण बड़े पैमाने पर कर से बचने का प्रयास किया जाता है। इससे आय के वितरण में असमानता भी आ जाती है। तो यहाँ प्रश्न यह है कि कर की सुधार की आवश्यकता हमें पड़ी, और कर की सुधार की आवश्यकता या हमने इन करों में जो सुधार किया वो किन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के किया, किन उद्देश्यों को लेकर के किया। तो हमारे देखिए आप, मैंने चार्ट के माध्यम से दिखाया है कि करों में जो रिफॉर्म किया, या हमारी जो कर व्यवस्था है, पिछले एक दशक में कर व्यवस्था में जो हमारे सुधार हुए हैं, उनमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा? पर्याप्त राजस्व, क्षैतिज समानता, सरलता एवं तटस्थता, कर व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता के बीच उचित तालमेल, उचित सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। तो साथियों, कर सुधार अक्सर एक संवेदनशील, सेंसिटिव और डिफिकल्ट प्रक्रिया रही है हमेशा से, क्योंकि व्यापक सुधार एक लाभ मध्यम या दीर्घ काल में ही दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए यह एक प्रमुख चुनौती बन जाती है, वे संपूर्ण सुधार को ला सकें। इसलिए पूरा का पूरा सुधार करना संभव नहीं हो पाता। कर सुधार करते समय विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि करारोपण का अपना महत्व है। करों के माध्यम से लोक व्यय के वित्त पोषण के लिए राजस्व प्राप्त होता है। वे सार्वजनिक बचत, निवेश के आवंटन तथा उत्पादन की संरचना को प्रभावित करते हैं। राजस्व का इस स्तर लेवल इस बात को निर्धारित करने में सहायता करता है कि कोई देश सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी संचय का वित्त पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता, आधारिक संरचना का रख रखाव कर सकता है या नहीं कर सकता, शिक्षा और स्वास्थ्य का पर्याप्त प्रावधान कर सकता है या नहीं कर सकता। करारोपण के इन महत्वों को देखते हुए ये आवश्यक हो गया कि करों का सही दिशा में सुधार किया जाए। इसलिए ये दो कमेटीज बनी। तो पहली कमेटी जो है वो आप देखेंगे चेलैया कमेटी। तो साथियों, ये अपनी पहली कमेटी है, चेलैया कमेटी। 29 अगस्त 1991 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें समिति में जो अध्यक्ष थे वो राजा जे चेलैया थे और सचिव VU एराडी। इसके अलावा 4 सदस्य थे। इन 4 सदस्यों में SV अय्यर, VU एराडी खुद सचिव थे और सदस्य भी थे, अमरेश बागची और एक V राजारमन। तो इस तरह ये चेलैया समिति का गठन किया गया था। इनकी अंतरिम रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें ये मैंने स्लाइड तैयार की है, आप देखेंगे। इसमें दिखाई है मैंने कि कर प्रणाली तथा इसका बोझ संभावित करदाताओं को स्वीकार होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की और इसमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। तो
ये अंतरिम रिपोर्ट जो दी गई उसमें ज़्यादातर जो सुझाव दिए गए वो प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के सुधार के संबंध में सुझाव दिए गए। यदि आयकर प्रत्यक्ष करों के संबंध में यदि आयकर लगाने का मूल उद्देश्य योग्यता के अनुसार कराधान है तो इस उद्देश्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब करारोपण के लिए हम इस तरह का स्लैब तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैंने स्लैब दिया हुआ है। 28,000 रुपये तक शून्य आय दर मतलब कोई कर नहीं लगेगा। 28,000 से 50,000 रुपये तक 20% की दर से कर लगेगा। 50,000 से 2 लाख रुपए तक 27.5% की दर से और 2 लाख से ऊपर वालों को 40% की दर से कर लगेगा। मगर समिति ने आयकर के लिए इन 3 पट्टियों की सिफारिश की जगह घटाकर केवल 2 पट्टियों को करने को कहा गया था। तो इस तरह परोक्ष करों के लिए भी कहा गया था कि चेलैया समिति में उत्पादन एवं उपभोग के बीच मोटे रूप में करारोपण को तटस्थ बनाना होगा। अब तक जिन वस्तुओं को कर से छूट मिली हुई है उन्हें शामिल करके कर के आधार को विस्तृत करना होगा और सेवाओं का करारोपण प्रारंभ करना होगा। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के संबंध में उन्होंने ज़्यादातर बातें कही। इसके बाद उनकी अंतिम रिपोर्ट भाग 1 और भाग 2 आई। अंतिम रिपोर्ट के भाग 1 में प्रत्यक्ष एवं उत्पाद करों की और की बात कही गई और जो कि मूलतः प्रत्यक्ष व परोक्ष करों के प्रशासनिक सुधारों पर बल देती है। तो ये आप देखेंगे, ये मैंने स्लाइड के द्वारा आप लोगों को दिखाया है। चूँकि ये चेलैया समिति की रिपोर्ट है इसलिए इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, उसे वैसे का वैसा ही हमें लिखना होगा। ठीक है। तो मित्रों ये उनकी रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट भी ये उनकी दिखाई गई है। तो अब चेलैया समिति के बाद कौन सी समिति बनी? केलकर समिति बनी। तो जाहिर है कि इसकी आलोचना भी होगी या इसका हमें मूल्यांकन भी करना होगा। तो चेलैया रिपोर्ट एक बहुत ही मूल्यवान रिपोर्ट है कर के सुधार की दिशा में। कर सुधार के विषय में यह स्पष्ट एवं ठोस मार्गदर्शन करती है। इसीलिए इस रिपोर्ट का महत्व साथियों बहुत बढ़ जाता है। इसकी अधिकांश सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। इसीलिए चेलैया तथा इस समिति के अन्य सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि यह रिपोर्ट भारतीय कर सुधार के क्षेत्र में अंतिम शब्द नहीं है, किंतु यह प्रभावशाली प्रथम शब्द अवश्य हो सकती है। तो साथियों हम वीडियो के दूसरे पार्ट में केलकर समिति की रिपोर्ट्स और उस पर चर्चा करेंगे।